गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार जो एडिटोरियल आया है वो आपके आंसर बिल्डअप में मदद करेगा। ये गुड गवर्नेंस के ऊपर एडिटोरियल आया है और इन्होंने कहा बियॉन्ड मदरहुड एंड एप्पल पाई, उस स्टेटमेंट का ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये जो श्रीवत्स कृष्णा जी हैं, ये आईएएस ऑफिसर हैं, तो इनका ओपिनियन हमारे लिए गुड गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। तो इस एडिटोरियल का जो कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है वो GS4 और GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आता है। और इस एडिटोरियल में उन्होंने बेसिकली कंपेयर किया है कई सारे स्टेट्स को और इंडिया के लॉज को। शुरुआत करते हैं ये विंस्टन चर्चिल, जो कि आपको पता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये वर्ल्ड वॉर के दौरान प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने कहा सरकार के ऊपर कि एक पैराडॉक्स टाइप का सिस्टम क्रिएट हो रहा है, और वो पैराडॉक्स सिस्टम क्या है कि जो चीज़ डिसाइडेड है उसको अनडिसाइडेड कर देंगे, डिसाइडेड चीज़ को अनडिसाइडेड कर देंगे, रिजॉल्व्ड चीज़ों को हमेशा इरेजोल्यूट रखेंगे, एडमेंट फॉर ड्रिफ्ट रहेंगे, सॉलिड फॉर फ्लूइडिटी रहेंगे, ऑल पावरफुल फॉर इम्पोर्टेंसी। इसका मतलब ये है कि सरकार अच्छी हो के भी कभी अच्छी नहीं हो सकती है, और सरकार ऑल पावरफुल रहेगी लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी, हमेशा इनकेपेबल रहेगी। तो इनका ये चर्चिल का अपना एक एंटिसिपेशन था सरकार के लिए बैड गवर्नेंस के ऊपर, उसके ऊपर ऑथर हमें डिस्कशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें समझनी है इस एडिटोरियल में, वो उनके लिखने का भाषा शैली नहीं है। इन्होंने सबसे पहले सरकार के देखे यूनियन गवर्नमेंट के पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप को काफ़ी अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से उसने करीब करीब 2000 से भी ज़्यादा पुराने कानून जो कि बेकार हो चुके हैं वो सारे ख़त्म किए। कुछ एग्जाम्पल दिए इन्होंने: एक्साइज एक्ट, फॉरेन रिक्रूटिंग एक्ट, एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, बंगाल डिस्ट्रिक्ट एक्ट। ये सारी चीज़ों पे इन्होंने कहा कि ये पुराने कानून हो चुके थे, बेकार हो चुके थे, इनको ख़त्म किया गया। ये गुड गवर्नेंस का पहला पार्ट है कि आप कोशिश करें कि बेकार की चीज़ें यूज़ में ना आए। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम स्टेट्स के साथ परसिस्ट करती है। कर्नाटका का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कर्नाटका एक लीडिंग स्टेट है जिसका स्टेट जीडीपी 20 साढ़े 20 लाख करोड़ के भी ऊपर है। 38 साढ़े 38 लाख एंटरप्राइजेज हैं, 10 लाख के करीब प्रोविडेंट फंड प्लेयर्स हैं, 70 71 लाख वर्कर्स हैं, 1.25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, 22 लाख हायर एजुकेशन में हैं। तो ये स्टेट अपने आप में काफ़ी अच्छा कर रहा है। लेकिन जब 2019 के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान नेशनल रैंकिंग में बात की गई कर्नाटका की, तो उसको 17 पोजीशन मिली। ये अपने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को बदल नहीं पाया, कंप्लायंस नहीं करा पा रहा है। तो कंप्लायंस जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि कानून अभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स में, जो स्टेट लेजिस्लेचर ने हटाए नहीं हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एंड ऑब्सोलीट लॉज इज स्टिल देयर एंड दे आर नॉट बीइंग रिपील्ड इन स्टेट्स। तो स्टेट मशीनरी उतने अच्छे से काम नहीं कर रही है। बात करते हैं बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की, तो ये DPIIT रिलीज करता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड रिलीज करता है। ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को उनको रैंकिंग देता है, रियल टाइम रैंकिंग देता है। किस कैटेगरी पे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कितना आसान है वहाँ पे, कंप्लायंस कितना बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है, लेबर कैसा है, इन सब चीज़ों पे ये काम करता है। ये स्टेट्स को 3 कैटेगरीज में बांटता है: टॉप अचीवर्स, अचीवर्स और एस्पायरर्स में डिवाइड करता है। तो ऑथर कहते हैं कि स्टेट्स के पास सबसे बड़ा बर्डन है ह्यूज कंप्लायंस बर्डन। कंप्लायंस बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ऑथर के हिसाब से हमारे इंडियन लॉज में 26,134 क्रिमिनल क्लॉजेस हैं, यानी कि नॉन कंप्लायंस के लिए, रेंजिंग फ्रॉम एनवायरमेंट, लेबर, फाइनेंस, टैक्सेशन, कॉमर्शियल एंड अदर्स। इतने क्लॉजेस हैं कंप्लायंस के, और 40% अगर कंप्लायंस नहीं किया तो 40% ऐसे क्लॉजेस हैं जो किसी भी बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को जेल में डाल सकता है। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो कंप्लायंस एक बर्डन है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कम होते नजर आएगा यहाँ पे। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का जो था, अभी तक क्या चल रहा था 30 साल से, 30 ईयर्स से बेसिकली क्या चल रहा था? कंप्लायंस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट, मान लीजिए किसी एक कंपनी से लैपटॉप लेता है और वो लैपटॉप उसको मान लीजिए 80,000 में दे रहा है, लेट्स एग्जाम्पल, और वहीं बी कंपनी जो है लैपटॉप सरकार को 53,000 में लैपटॉप दे दे, और अगर एक ऑफिसर ने 53,000 वाला लैपटॉप ले लिया, तो वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट के अंदर आ जाता है ऑफ पब्लिक सर्वेंट। वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर वो अधिकारी लायबल हो जाता है, और
जेल हो सकती है, नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो पब्लिक सर्वेंट का काम क्या होता है? कंप्लायंस कराना सरकारी एजेंसीज का। तो उसको बदला गया, ये एक अच्छा स्टेप है जिसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इस कमी को दूर किया गया, और अब ऑफिसर्स कैन एक्ट विदाउट फियर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पुराने ऑब्सोलीट लॉ से जुड़ा हुआ है। दूसरा, कंप्लायंस पोर्टल जो है वो कुछ बन रहे हैं, जैसे कर्नाटका ने कुटुंबा फैमिली के लिए किया, फ्रूट्स फार्मर्स के लिए किया, स्वामित्व बेसिकली लैंड ओनर्स के लिए किया, और ग्राम वन किया उन्होंने, सिंगल पोर्टल बनाया पंचायती राज रिजोल्यूशंस के लिए। तो कंप्लायंस पोर्टल बनाने से आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स प्रमोट कर सकते हो, स्टेट की रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हो, और गुड गवर्नेंस प्रमोट कर सकते हो। उसका एक बड़ा एक एग्जांपल है डिजी लॉकर। पर डिजी लॉकर को आप देखिए, उसमें 5 बिलियन डॉक्यूमेंट्स है, 100 मिलियन यूजर्स है। इट इज़ सच अ बिग डेटाबेस टू मैनेज। डिजी लॉकर में एक इंडिविजुअल भी अपना डेटा रख सकता है। तो सरकार और यूनियन गवर्नमेंट दोनों भी अपना डिजी लॉकर सेपरेट बना सकती हैं, जिसमें वो सारी सरकारी दस्तावेज रखे कंप्लायंस वाले। और अगर इन सब चीज़ों को अच्छे से लागू किया गया तो अल्टीमेटली होगा क्या? गुड गवर्नेंस प्रमोट होगा। फर्दर, कंप्लायंस जो है वो बर्डन बन जाता है। ऑथर कह रहा है कंप्लायंस जो है वो बर्डन बन जाता है। कब? इन व्हाट सिचुएशन? जब इंफॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई कॉमन पोर्टल नहीं है कंप्लायंस कराने के लिए। यानी कि बहुत सारी चीज़ों से ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं ईयरली बेसिस पे, परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसके लिए कोई कॉमन पोर्टल क्रिएटेड नहीं है। कोई एक ऐसी जगह नहीं है, देयर इज़ नो सिंगल प्लेस टू चेक वेयर गवर्नमेंट के कोई ऑर्डर आए हो, उनमें कुछ चेंजेस हुआ हो, या कोर्ट का कोई रीसेंट जजमेंट आया हो, तो कंपनीज, इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट्स खुद जाके देख सकें। क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने अगर कोई बात कह दी तो वो स्टेट गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचेगी, स्टेट की हाई कोर्ट ने कुछ कहा तो वो स्टेट इंडस्ट्रीज तक कैसे पहुंचेगी। इसका एक आइडिया दिया था मास्टर सर्कुलर बनाने का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये मास्टर सर्कुलर जैसे स्कूल के नोटिस बोर्ड होते हैं वैसे ही रहेगा, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। पर अभी तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया है, तो कंप्लायंस एक बर्डन हो चुका है। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम गुड गवर्नेंस प्रमोट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के माध्यम से खत्म की जा सकती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा इशू है। फर्दर ऑथर ने और भी अच्छे आइडियाज दिए। क्या आइडिया दिया? उन्होंने कहा इमेजिन करिए एक ऐसा सिनारियो जैसा एडवर्टाइजिंग यूजर्स आजकल एडवर्टीजमेंट में होने लगा है, मास पर्सनलाइजेशन। यानी कि एडवर्टीजमेंट में मान लीजिए जैसे कि आपने एक ऐड देखा होगा शैम्पू का आता है, जिसमें वो कहते हैं कि आपको आपके बालों की रिक्वायरमेंट के हिसाब का शैम्पू बना के देंगे। तो क्या हुआ? मासेस के लिए प्रोडक्ट पर्सनलाइज कर दिया गया, है ना। जिसको जो जरूरी है उसको वही दिखाओ, सबको एक तरह का मैसेज ना जाए। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से हो रहा है आजकल। इसी का यूज अगर सरकार अपने एआई ऑगमेंटेड वीडियोस बना दे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वीडियोस बना दे, और जहां पे सूचना और मैसेज जो है वेलफेयर स्कीम्स की हर व्यक्ति को पर्सनली चली जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर कोई भी व्यक्ति है जिसको राशन कार्ड मिला हुआ है और राशन अवेलेबल है, तो वो डायरेक्टली उसको पता चला जाए। आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी को डायरेक्टली मैसेज चला जाए कि आप आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी हैं। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को पता चल जाए कि एलपीजी सिलेंडर आप तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से होगा क्या? गवर्नेंस प्रमोट होगी, सरकार के ऊपर बहुत भरोसा लोगों का बढ़ेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की बात सुनेंगे। फर्दर, ये सारी चीज़ें गुड गवर्नेंस क्यों रिक्वायरमेंट है दोस्त? ऑथर कहता है इसका रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लाइफ प्रमोट होता है इससे। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लाइफ प्रमोट होता है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर हमको अमेरिका जैसा चाहिए इंडिया में, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा भारत में प्रॉब्लम यह है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। यानी भारत जितना जीडीपी जनरेट करता है उसका सिर्फ 11 से 12% ही टैक्सेशन करता है। कोई इंडस्ट्री आ जाके ये नहीं कहती, नो इंडस्ट्री सेज कि हमको टैक्स ज़्यादा करो इन नेशनल इंटरेस्ट। जब तक सरकार के पास टैक्स नहीं आएगा वो आपको क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर अच्छा शायद ना दे पाए। लेकिन ये इसमें भी एक एजम्पशन है कि सरकार जो टैक्स ले रही है उसको यूज़ करेगी, करप्शन से लीकेज नहीं होगा, तभी तो हम कह सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नेंस में, गुड गवर्नेंस में करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी एक अपना बड़ा मुद्दा है। इंडस्ट्री कोई आके नहीं कह रही है। इसीलिए ऑथर लास्ट में कंक्लूड करता है कि गुड गवर्नेंस सिर्फ डिमांड मत करिए, ये हर एनलाइटेड सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है एक एनलाइटेड सिटीजन की। क्यों जिम्मेदारी है? क्योंकि पीपल को कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, तभी तो गुड गवर्नेंस सरकार कर पाएगी। सरकार एक तरफा नहीं चल सकती है, लोगों को कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा।
तो इस एडिटोरियल में हमने गुड गवर्नेंस के ऊपर कई सारे प्रॉब्लम्स और आंसर्स और सॉल्यूशंस के बारे में बात करी, जिसमें कि सबसे पहले हमने देखा कि स्टेट को पुराने लॉ ऑब्सोलीट लॉज हटा देने चाहिए ताकि उनका कंप्लायंस बर्डन कम हो सके। फर्दर क्रिमिनल क्लॉजेस में अमेंडमेंट करना चाहिए ताकि एक एंटरप्रेन्योर हो चाहे एक पब्लिक सर्वेंट हो, जो भी गुड गवर्नेंस में हेल्प करते हैं, दोनों को जेल का खतरा ना रहे, उनकी राइट टू लिबर्टी जो है वो इंश्योर किया जाए। कंप्लायंस पोर्टल यूनिफाइड बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट्स को अर्ज कर सकते हैं कि वो ऑलरेडी क्रिएटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें, और वरना कर्नाटका जैसा कर रहा है, अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग पोर्टल बना रखा है और उसको अपडेट करता है, वैसा भी कर सकते हैं। फर्दर कंप्लायंस को बर्डन नहीं बनाने के लिए कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशन हमें सिंगल इंटरफेस पे मिले, एक कॉमन पोर्टल बना हो और एक सिंगल पोर्टल हो जहां पे सारा डेटा आपके सामने रिकॉर्ड हो सके। दूसरा, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके हम टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स के मैसेजेस क्रिएट कर सकते हैं, लीडिंग टू गुड गवर्नेंस। एंड अल्टीमेटली सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो सरकार को बढ़ाना है, हेल्थ केयर सबको चाहिए, इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए पीपल शुड नॉट जस्ट डिमांड बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इट। एंड दिस इज द final message that I want to give, and this is the last editorial analysis of the day. I'll see you guys in the next.